हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, पेपर 2 इसका जो वन लीनियर है, जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो हम इससे पहले वाले वीडियो में जो 11 बजे क्लास आई थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है उसको हमने देख लिया है और उसको कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सेकंड पेपर की तैयारी कर लें। ओके, और कल के बाद फिर आपके पास टाइम है थोड़ा, तो हम लोग पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व भी कर लेंगे उस टाइम में। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं वो भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन है वो भी पढ़ेंगे, 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो भी पढ़ेंगे और 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो पेपर फर्स्ट है क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सरल हैं, एज इट इज जैसा हमने पढ़ा, और कुछ क्वेश्चंस नए डाले गए हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। बाकी जिस बच्चे ने विधिवत तरीके से थ्योरी पढ़ी है वो अच्छे से कर लेगा। देखिए, इसीलिए हम फरवरी से ही चिल्ला रहे थे कि बच्चों आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है इसका, हम बार बार कह रहे थे, आप लोग सुन नहीं रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए आइए शुरू करते हैं, और इसको विधिवत तरीके से, पहले हम सोच रहे थे इसके भी सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया है पेपर 1 का, तो अब लग रहा है कि सब कुछ पढ़ना चाहिए। चलिए कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। शिक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है, तो वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है जो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना और सामाजिक अभियोजन तथा शिष्टाचार को समझने में मदद करता है, तो वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? पूर्व प्राथमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य बालकों में सांवेगिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, ये सारे ही उद्देश्य होते हैं। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो ईसाई मिशनरियों ने की थी, ऐसा माना जाता है। किसने की थी? ईसाई मिशनरियों ने की थी। कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं की शिक्षा व्यवस्था करने का सुझाव दिया था? 50%। कितने? 50%। कोठारी आयोग 1964-66 ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समकालीन व्यवस्था की सिफारिश की है वो 3 से 6 आयु वर्ग है। कौन सा वर्ग है? 3 से 6 आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले बच्चे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का उचित पोषण हो, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा जो है उसके अंदर कुछ क्रिएटिव पावर्स डेवलप हो सकें, है ना। तो ये सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के लिए ध्यान में रखी जाने वाली चीजें हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, उचित व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। प्राथमिक शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP जो है वह 1994 में शुरू किया गया था। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत नवीन शिक्षा संरचना जो है वो 5334 का स्ट्रक्चर है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित की जाने वाली जो संस्था है वह परख है। क्या नाम है? परख नाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है, जो कक्षा 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। एकल खिड़की प्रणाली जो संबंधित है वह सामाजिक रूप से जो वंचित समूह हैं, आर्थिक रूप से जो वंचित समूह हैं उनके लिए है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया? 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आया था। UGC द्वारा प्रकाशित सूची में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 49 है। उच्च शिक्षा 2035 तक प्राप्ति हेतु सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य निर्धारित किया गया है 50%। कितना? 50%। UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय है। कौन है? डीम्ड विश्वविद्यालय है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
किस राज्य में देश के सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में। संसद अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली जो संस्था है वह केंद्रीय विद्यालय। कौन? केंद्रीय विद्यालय। संबद्ध कॉलेज प्रणाली की समाप्ति होगी 15 वर्षों के अंतराल में। चैप्टर हमारा 3 यहाँ से शुरू होता है। शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को शिक्षित करने में, समाज को सही रास्ता देने में, समाज को सुसंस्कृत बनाने में मदद मिलती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। वर्तमान में उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5334 के पैटर्न में विभाजित किया गया है। किसी भी देश की उच्च शिक्षा व शोध उस राष्ट्र के विकास का, उस राष्ट्र की उन्नति का, प्रगति का, प्रोग्रेस का बेस होते हैं, आधार होते हैं। किस सन में संसद द्वारा कानून बना करके यूजीसी का गठन किया गया? 1956 में डियर फ्रेंड। कब? 1956 में। भारत की प्रस्तावित शिक्षा नीति का भी एक प्रमुख लक्ष्य ये है कि साल 2035 तक उच्च शिक्षा के लोगों का नामांकन कम से कम 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं? 20। कितने हैं? 20। यूजीसी के क्या काम है? यूजीसी का काम है शिक्षा में न्यूनतम मानकों पर नियमों को फ्रेम करता है। यह मंडल और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर नजर रखता है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों के सलाहकार के रूप में भी काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI एक वैधानिक निकाय की परिकल्पना की गई, जिसके कार्यक्षेत्र हैं क्या है? जिसमें विनिमय, मान्यता, वित्त पोषण, शैक्षिक मानक निर्धारण, ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। HECI यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की आवश्यकता है किसके लिए? दोहरे नियमन की समस्या को हल करने के लिए, ठीक है। शैक्षणिक गुणवत्ता पर बल देने के लिए, प्रदर्शन का मूल्यांकन, संस्थानों का परामर्श, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, ये हर तरीके से इसकी आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। इतनी बात क्लियर है। चैप्टर 4 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सामने आया? 86वें संविधान संशोधन के तहत सामने आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई थी। शिक्षा सहयोग योजना 31 दिसंबर 2001 को शुरू की गई। शिक्षा तक सबकी पहुंच व धारण संबंधित मुद्दों की योजनाएं हैं सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, महिला समाख्या योजना, ये सभी जो हैं इन मुद्दों की योजनाएं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मध्याह्न भोजन कब लागू की गई? मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए किसने कहा था? एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी सहायता 5 दिसंबर 2019 को मिली। 5 दिसंबर 2019 को मिली। ट्रांसजेंडरों की शिक्षा के अवसरों की समानता के संदर्भ में समाधान हेतु जो सुझाव दिए गए हैं वो ये है कि विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में इनके प्रवेश को सुनिश्चित करना चाहिए। पाठ्यक्रम और पुस्तकों में तृतीय जेंडर का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शिक्षित ट्रांसजेंडर को विद्यालय में शिक्षण का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। भारत में शिक्षक शिक्षा को NCTE के द्वारा विनियमित किया जाता है। शिक्षक शिक्षा को NCTE के द्वारा विनियमित किया जाता है। NCTE का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसको 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है, इसीलिए इसको कोठारी आयोग भी कहते हैं। NEP 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि और प्रकृति को लेकर है। शिक्षक शिक्षा को केवल बहुविषयक
बहुविषयक संस्थानों में ही संचालित किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षणों के माध्यम से किया जाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे, एक तो सक्षम शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई छोटी समयावचित की कमियां, छात्र शिक्षकों की अक्षमता। ऑप्शन डी इज द राइट वन। सक्षम शिक्षकों के चयन की समस्या के सुझाव ये हैं कि उम्मीदवारों का साक्षात्कार होना चाहिए, उनका प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, सामान्य ज्ञान का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए, योग्यता, रुचि और जो है जो भी उनका उनकी योग्यता, उनकी रुचि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव ये है कि शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम तक अध्यापक और छात्र का अर्ध स्थायी पार्थक्य है। यह परिभाषा कीगन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? कीगन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन दूरस्थ शिक्षा का प्रकार है? पत्राचार शिक्षा, सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये सभी क्या हैं? ये दूरस्थ शिक्षा के प्रकार हैं। फ्रांस के शिक्षा मंत्री मोशियो फॉरे की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 1977 में किया गया। 1977 में किया गया। खुले विश्वविद्यालय या विद्यालय अनौपचारिक साधनों माध्यमों से औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देने वाले शिक्षा अभिकरण है। यह कथन लक्ष्मी नारायण गुप्त का है। लक्ष्मी नारायण गुप्त का है। उच्च शिक्षा के स्तर पर मुख्य रूप से जो शिक्षा दी जाती है वह सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक हर तरीके की शिक्षा दी जाती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। स्कूलों और कॉलेजों में अधिक से अधिक नवीन विषयों को समाविष्ट किया जा रहा है और प्राचीन मानव शास्त्रों तथा नवीन वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। यह स्टेटमेंट रॉबर्ट यूलिच का है। रॉबर्ट यूलिच का है। तकनीकी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? औद्योगिकरण की तीव्र प्रगति को देखते हुए तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम को शिल्प विज्ञान की प्रकृति के अनुरूप बनाना, सभी कार्यक्रमों में सामान्य, वैज्ञानिक एवं विशिष्ट विषयों का समुचित संतुलन बनाए रखना, सभी को शिक्षा के सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराना। इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका वह राइट हो जाएगा। किसी राष्ट्र की संपन्नता के आधार क्या होते हैं? भौतिक संपत्ति और जनशक्ति, ये दोनों ही किसी राष्ट्र की संपन्नता के आधार होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है? तो ये कह रहा है कि 2025 तक। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 3 में पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य का महत्व इनको सम्मिलित किया जाए। देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का कितना परसेंट है? 9% है। कितना है? 9% है। एनसीईआरटी का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। एससीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एससीईआरटी की स्थापना 1981 में की गई थी। एससीईआरटी का मुख्य उद्देश्य था राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना, राज्य में शिक्षा के स्तर को अच्छा करना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग जैसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो गया, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग हो गया, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, ये सारे ही विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। एससीईआरटी का मुख्यालय लखनऊ में है। एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। एससीईआरटी का उद्देश्य है शिक्षा में क्रियात्मक और शैक्षिक अनुसंधान में सामंजस्य स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों और शिक्षा नवाचारों से अवगत कराना। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। एससीईआरटी के निम्न में से मुख्य विभाग जैसे सर्वदर्श विभाग हो गया, विदेशी भाषा विभाग, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग, ये सारे हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, एससीईआरटी के कार्य क्या हैं?
विद्यालयी शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना, ये सभी एससीईआरटी के काम हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एनसीईआरटी में कितने संगठक हैं? एनसीईआरटी में 8 संगठक बताए गए हैं। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है? एनसीईआरटी स्वायत्त शासी संगठन है। एनसीईआरटी जो संस्थान है इसकी स्थापना स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए की गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए और भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, इन सभी को एनसीईआरटी में सदस्यता मिल जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत सरकार के प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होते हैं? 1 प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होता है। एनसीईआरटी में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? तो एनसीईआरटी अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, ये सभी प्रकार के कार्यक्रम संचालित करती है। निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? एनसीईआरटी का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। एनसीईआरटी निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो ये इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, इन सभी प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन एनसीईआरटी के माध्यम से होता है। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है किसी निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होना सार्वभौमिकरण कहलाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 6 से 14 की आयु तक सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 45 है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य होता है बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। अनुच्छेद 21 को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसको 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शामिल किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधन किया गया था। ठीक है, कब? 1992 में संशोधन किया गया था। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से, व्यावसायिक भिन्नता की दृष्टि से, क्योंकि हर व्यवसाय को हर व्यक्ति नहीं कर सकता। पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, यानी कि व्यवसाय से संबंधित निर्देशन कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कैसा व्यवसाय आप कर पाएंगे। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉलिटेक्निक और कृषि से संबंधित शिक्षा दी जाए, जूनियर टेक्निकल स्कूल को हाई स्कूल में बदल दिया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, किसी व्यवसाय को सीखना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षा के व्यावसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या सुझाव हैं? इसका सुझाव है शिल्प और विविध कार्यों का प्रबंध करना, माध्यमिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा और बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करना। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को 4 प्रमुख वर्ग साहित्य, वैज्ञानिक, रचनात्मक, कलात्मक, इनमें विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने दिया था। किसने? आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। मनुष्य को मनचाहा व्यवसाय चुनने के लिए भी व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। सामाजिक निपुणता की प्राप्ति के लिए भी व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक विकास के लिए भी व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। +2 कमेटी कहा जाता है। राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति को +2 कमेटी कहा जाता है। कोठारी आयोग ने शिक्षा में व्यावसायीकरण की आवश्यकता और महत्व को इंगित करते हुए किस शिक्षा संबंधी सुझाव दिए? तो कृषि शिक्षा से संबंधित, तकनीकी शिक्षा से संबंधित और उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे। इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। शिक्षा के व्यावसायीकरण पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ क्या हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ ये हैं कि पाठ्यक्रम के विविधीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाएं, देहाती क्षेत्रों में कृषि शिक्षा के अवसर भी प्रदान किए जाएं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि निजीकरण शब्द का प्रयोग पीटर एफ ड्रकर के द्वारा 1960 में किया गया था। कब किया गया? 1960 में। निजीकरण की परिभाषा किसने दी है?
सामान्यतः यह शब्द उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। एन के घोड़के के अकॉर्डिंग यह परिभाषा दी गई है। निजीकरण का उद्देश्य है कार्यक्षमता में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय घाटे को कम करना। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। निम्न में से कौन निजीकरण की समस्या नहीं है? देखिए, सब्सिडी कम करना ये निजीकरण की समस्या नहीं है। बाकी निजी क्षेत्रों में अक्षमता पाए जाना, वित्तीय समस्याएं, प्रतियोगी वातावरण का अभाव, ये सभी निजीकरण की समस्याएं हो सकती हैं। बाजारीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है बाजार की ओर प्रवृत्त होना, व्यापार का तरीका अपनाना, केवल लाभ के लिए काम करना, गुणवत्ता पर विचार न करना, ये सभी बाजारीकरण के अर्थ को प्रकट करते हैं। बाजारी भाव का प्रभाव ये है कि भारत में उच्च शिक्षा की बढ़ती गुणवत्ता पूर्ण मांग को केवल निजी संस्थानों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सरकार के अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की संवैधानिक बाध्यता के चलते प्राथमिक शिक्षा में निवेश बढ़ा है। निजी विश्वविद्यालयों के मामले में व्यावहारिक रूप से कोई भी राजनीतिक बाधा नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षा ट्रिब्यूनल बिल 2010 को शिक्षण संस्थाओं से संबंधित झगड़ों का निपटारा करने हेतु और नियुक्त शिक्षकों की सुरक्षा हेतु लगाया गया है। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट का कारण क्या है? इसका कारण है अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान होना, शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विद्यालय स्तर पर प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली जो है वह संज्ञानात्मक आयामों पर ध्यान देती है। प्राथमिक शिक्षा के उपविभाग कौन कौन से हैं? प्राथमिक शिक्षा में आपका निम्न प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, ये दोनों ही प्रकार के विभाग आ जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्रियाएं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें समस्या निवारण, सृजनात्मक सोच और तर्क वितर्क, ये सभी इंक्लूड हो जाता है, ये सभी शामिल हो जाता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि ये सामाजिक न्याय की जरूरतों को पूरा नहीं करती, क्योंकि इनमें लचीलापन नहीं है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली में केवल सीमित मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1986 के मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधारों में कितने बिंदुओं का वर्णन है? 8 बिंदुओं का वर्णन किया गया है। परीक्षा सुधार का मुख्य लक्ष्य है विश्वसनीयता बढ़ाना, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ग्रेड प्रणाली का लाभ क्या है? देखिए, ग्रेड प्रणाली का लाभ यह है, इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना सरलता से की जा सकती है। ग्रेड की सहायता से किया गया मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है। ग्रेड प्रणाली में छात्रों का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण सरलता से किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यूजीसी ने देश की शिक्षा में समानता, निपुणता, श्रेष्ठता, ये सभी लाने के सुझाव दिए हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पसंद आधारित क्रेडिट पद्धति, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं? अपने स्वयं की गति से सीखने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अनेक विकल्पों में से विकल्प चयन की सुविधा प्राप्त होती है। उपलब्ध अध्यापकों में से सर्वोत्तम विशेषज्ञता का प्रयोग करने की भी सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्रेडिट एक प्रकार की भारिता, वेटेज है, जो पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए डैश के आधार पर दिए जाते हैं, तो यह निर्धारित घंटों के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूजीसी ने तथा अनेक विश्वविद्यालयों में 1975 और 76 में कौन सी ग्रेड प्रणाली अपनाने पर सहमति बनी? तो 7 बिंदु पर। कितने बिंदुओं पर? 7 बिंदुओं पर। ठीक है, अंकन प्रणाली की कमियों को देखते हुए किस आयोग ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया? तो वो माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग, ये दोनों ही आयोग हैं जिन्होंने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया था। नटराजन ने परीक्षा में कंप्यूटर के निम्न प्रयोग स्पष्ट किए। क्या प्रयोग? एक तो परीक्षा से संबंधित शोध कार्यों में, न्यायाधीश रहित पद विश्लेषण में और प्रश्नों पदों को सृजित करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है।
शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। क्या सुझाव दिया गया? 10+2+3 843 इन दोनों ही प्रकार के शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना निर्मित की गई थी। और प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के सुधार के लिए बनाई गई थी। जो प्राथमिक स्तर हैं उनमें सुधार हो जाए। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया गया 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो रिपोर्ट है वो आधारित है के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न, NEP 2020 को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग है 5334। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने की बात किस पर की गई है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। 2020 में 2030 तक सभी स्कूलों के लिए सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 100% रखा गया है। NEP 2020 में शिक्षा के अधिकार RTI की सीमा को 8वीं से बढ़ाकर के 12वीं तक कर दिया गया है। 2020 में शिक्षा की संरचना 5334 है। उच्च कक्षा में GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। कब तक? 2035 तक रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया? 6%। कितना? 6%। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। डेलर्स आयोग की नियुक्ति 1993 में हुई। 1993 में हुई। डॉक्टर कर्ण सिंह किस आयोग के अध्यक्ष थे? डेलर्स आयोग के अध्यक्ष थे। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट सीखना आंतरिक खजाना इस नाम से प्रकाशित हुई थी। इस नाम से प्रकाशित हुई थी। डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी की शिक्षा में 4 आधार होंगे। डेलर्स आयोग के सीखने के किस स्तंभ में व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया है? करना सीखना, इस स्तंभ में व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया है। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कार्यानुभव पर और समाज सेवा कार्यों की व्यवस्था किस आयोग में की गई है? डेलर्स आयोग में। यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में किस विषय पर चिंता व्यक्त की गई थी? भविष्य के लिए चिंता व्यक्त की गई थी। भविष्य के लिए व्यक्तियों में एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास करना डेलर्स आयोग के किस स्तंभ की पहली आवश्यकता है? तो ये एक साथ रहना सीखना इस स्तंभ की पहली आवश्यकता है। भाषा व संस्कृति से संबंधित बहुविधगामी उपागम किस प्रकार की शिक्षा की संकल्पना पर प्रकाश डालते हैं? एक समान शिक्षा की संकल्पना पर प्रकाश डालते हैं। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा की विशेषता केवल प्रांत या व्यक्ति या क्षेत्र की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना और उसे समझना ही नहीं है, बल्कि उस संस्कृति, भाषा या परिवेश को अपनाना और उसके अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि भी करना है। तो ये बहुविधगामी, ठीक है, किसके अंतर्गत? बहुविधगामी के अंतर्गत ये बात की जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात हुई थी। बच्चों को बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता थी। 2% स्थान आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित थे, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 का था। कितना? 30:1 का। शिक्षा अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 15% सीटें आरक्षित की गई। कितनी? 15%। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को हर सप्ताह में 45 घंटे विद्यालय में देने ही पड़ेंगे। संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा शिक्षा पाने का अधिकार, इसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 51A है। 51A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया। ठीक है,
हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह स्पष्टतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद का अगला कदम है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, विशेष वर्गों के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सभी माध्यमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करना। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो रणनीतियां हैं वह गुणवत्ता, समानता, केंद्र अनुदानित योजनाएं, ये सभी रणनीतियां हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 14 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता आधारित शिक्षा देना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव देना, दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आरएमएसए का उद्देश्य नहीं है। आरएमएसए का उद्देश्य लैंगिक दूरियों को कम करना तो है, आर्थिक योग्यताओं बाधाओं को दूर करना भी है, 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की अवधारणा देना भी है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच 2017 तक हो, यह आरएमएसए का उद्देश्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार का है, तो वह है आरएमएसए। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? आरएमएसए चलाया गया, आरएमएसए चलाया गया। आरएमएसए द्वारा किस वर्ष 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2017 में। आरएमएसए में बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान है। क्या प्रावधान है? बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, मुफ्त वर्दी, छात्रवृत्तियां, पुस्तकें देना, माध्यमिक स्कूलों में आवास हो, ये सभी प्रावधान है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 2008 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर 3 नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई। इनमें से कौन सी नहीं है? आरएमएसए तो है, बालिका छात्रावास योजना भी है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना भी है, शाला दर्पण प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई? ई पाठशाला की सुविधा 2015 में शुरू हुई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हमारे जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज थे वो क्लियर हो गए। ये कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं, इनको कवर करते हैं। ये 86 क्वेश्चन होंगे टोटल आज जो हम पढ़ने वाले हैं 447 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की नींव है, ये तो बात सही है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में संप्रेषण के कौशलों का विकास करना है, ये भी सही है। प्राथमिक शिक्षा का काम बालकों में स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की आदतों को विकसित करना, ये भी बात सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2014 में बनाया गया, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटी जो है यह 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रीय योजना महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का प्रावधान संविधान के 45वें अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विधेयक जो है वह 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया था। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया था? हर्टाग समिति ने। किसने? हर्टाग समिति ने। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो इसमें एक तो पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ा जाए, दूसरा पाठ्यक्रम को बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाए। पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल न देकर हस्तकार्य यानी कि हाथों से काम करवाया जाए, इस पर अधिक बल दिया जाए, हस्तवर्क बच्चों को सिखाया जाए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या कौन सी है? प्राथमिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनकी मुख्य समस्या है शिक्षण के अतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक काम उनसे करवाए जाते हैं। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक सुविधाओं और सम्मान भी नहीं मिलता। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है? तो यह है विद्यालय की भौतिक संरचना अच्छी नहीं है, विद्यालय में शैक्षिक संसाधनों का अभाव है, संकीर्ण, अरुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम भी नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 533 की शिक्षा संरचना का सुझाव एनईपी 2020 के अंतर्गत दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
ताराचंद समिति की नियुक्ति 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया था। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या यह है कि इसमें पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं है, उद्देश्य यानी कि सही उद्देश्य नहीं है और अनुशासनहीनता भी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, ये तो मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि भी है, नेतृत्व का विकास भी है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो, माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि हो, माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उन्हें विद्यालय में रोक के रखना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? एक तो दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं है, उद्देश्यहीनता, ये सभी छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। इनसे क्या होता है कि छात्र अनुशासन में नहीं रहता, वो बोर भी हो जाता है कई बार। माध्यमिक शिक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, सभी को उठानी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज 1975 में तैयार किया था। 1975 में तैयार किया था। माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, ठीक है। शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाए, टीचर्स की व्यावसायिक स्थिति को भी सुधारा जाए, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो, संस्कृति का संरक्षण और विकास हो, आध्यात्मिकता और नैतिकता का भी विकास हो। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। जिन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण, प्रशासन, संचालन एवं वित्त का भार भारत सरकार पर होता है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का कौन सा काम नहीं है? यूजीसी के प्रबंधन का काम विश्वविद्यालय का काम नहीं है, बाकी अध्यापन कार्य, परीक्षा लेने का काम, शोध कार्य, ये सभी विश्वविद्यालय के काम हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है इसमें? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र क्या है? छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्तियों में, परीक्षाएं कराने में, इन सभी में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र शामिल है। शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम ये होता है व्यक्ति में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार उसको मिल नहीं रहा तो वो दुखी परेशान हो जाता है। व्यक्ति मानसिक संघर्ष और कुंठा से ग्रसित हो जाता है। समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण अकादमिक शोध के अभाव का कारण यह है कि शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, शोध निर्देशकों का अभाव है, शोधकर्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां भी हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायी है? इसमें छात्र, शिक्षक, सरकार सभी उत्तरदायी हैं। ओके, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? शिक्षण कौशल, रुचि एवं दृष्टिकोण का विकास, कार्य अनुभव एवं व्यावहारिक ज्ञान देना, विशिष्ट विषयों के शिक्षण कौशल का विकास, ये सभी जो है माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रश्न कहता है अध्यापक शिक्षा में अलगाव का अर्थ होता है विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव होना, विद्यालय जीवन से अलगाव हो जाना, प्रशिक्षण संस्थाओं का एक दूसरे से अलगाव हो जाना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर नहीं है? मुंबई में नहीं है। कहाँ नहीं है? मुंबई में नहीं है। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को कौन मान्यता प्रदान करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्रदान करता है। अध्यापक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? छात्राध्यापकों को देश की राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। गृह विज्ञान की विशिष्ट अध्यापक प्रशिक्षण संस्था कौन सी नहीं है? कला क्षेत्र अडियार चेन्नई। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए, अध्यापकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, अध्यापकों को शिक्षा से संबंधित अपडेट जानकारी देने के लिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के अलगाव का कौन सा रूप बताया है? विद्यालय जीवन से अलगाव, विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव, प्रशिक्षण संस्थाओं का परस्पर अलगाव, ये सारे रूप बताए गए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। कौन सा है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। यह कथन कीगन का है। किसका है? कीगन का स्टेटमेंट है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, कम खर्चे में उत्तम शिक्षा प्रदान करना, रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी तथा उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये इसमें 2035 तक होनी चाहिए, 2025 नहीं। एक सेकंड होल्ड प्लीज। सही है, 2025 तक ही होगा। अगला प्रश्न है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो इसमें शारीरिक श्रम के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और व्यवहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक बल है। ये सभी समस्याएं हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र का आर्थिक विकास करना, देश के औद्योगिकरण की गति प्रदान करना, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस संस्था को मिला करके की गई थी? तो इसमें माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय और शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो तथा पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, इन सभी को मिला करके की गई थी। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा काम नहीं है? विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना काम नहीं है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा कार्य नहीं है? प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना काम नहीं है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य है विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, विद्यालयी शिक्षा के प्रसार के लिए काम करना, राज्य और जिला स्तरीय विभागों में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन डी ये सभी उद्देश्य हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है परिषद निदेशक। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख पक्ष कौन सा है? इसमें सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, नामांकन का सार्वभौमिकरण, स्थायित्व का सार्वभौमिकरण, ये सभी प्रमुख पक्ष हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधा है तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, माता पिता का अशिक्षित होना, विद्यालयों में पर्याप्त साधनों का अभाव है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत दिया गया था। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि हो, बालकों को विद्यालय में पूरे समय रोके रखा जाए, पौष्टिक भोजन द्वारा बालकों को स्वस्थ लाभ दिया जाए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है श्रम के प्रति आदर का भाव विकसित करने के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न कहता है व्यावसायीकरण के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के संबंध में नवीनतम जानकारी देना, विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं के अनुरूप व्यवसाय चयन में सहायता करना। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्यवसायीकरण की आवश्यकता है बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव मुदालियर कमीशन ने दिया था। किसने? मुदालियर कमीशन ने दिया था। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने दिया था। प्रमुख परीक्षा सुधार है क्या है? परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, आंतरिक परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना, निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना, ये सभी प्रमुख परीक्षा सुधार हैं। परीक्षाओं का कौन सा काम नहीं है? छात्रों को निर्देशन देना, गाइडेंस देना परीक्षाओं का काम नहीं है। निबंधात्मक परीक्षा का कौन सा गुण नहीं है? वस्तुनिष्ठता के अधिक अवसर होते हैं। वस्तुनिष्ठता के अवसर निबंधात्मक परीक्षा में नहीं होते हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न किस परीक्षा का उदाहरण है? निबंधात्मक परीक्षा का उदाहरण है। निबंधात्मक परीक्षा का उदाहरण है। प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न है। रिक्त स्थान पूर्ति, जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न होते हैं।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक स्तर पर बनाई गई। किस स्तर पर बनाई गई? प्राथमिक स्तर पर बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, नवोदय विद्यालय का, स्वायत्त प्राप्त कॉलेजों का सुझाव दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 12 भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, ये इसका भाग नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा बिंदु नहीं है? शिक्षा एवं जनसंख्या, ये बिंदु इसमें शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा और पर्यावरण, मूल्य शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन 1991 में हुआ था। जनार्दन रेड्डी समिति ने कौन सा सुझाव नहीं दिया था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को मजबूत किया जाए, ये सुझाव जनार्दन रेड्डी समिति ने नहीं दिया था। ठीक है, जनार्दन रेड्डी समिति ने 22 कार्यकारी दल गठित किए थे। 2020 के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे। कौन? के कस्तूरी रंगन थे। और 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, जो इंटीग्रेटेड बीएड है, कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। डेलर्स आयोग में भारत के किस विद्वान को सम्मिलित किया गया था? डॉक्टर कर्ण सिंह को। डेलर्स रिपोर्ट की दृष्टि में शिक्षा के 4 स्तंभ होंगे। कितने? 4 स्तंभ होंगे। डेलर्स आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए बुनियादी शिक्षा के विस्तार को तथा विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था को आवश्यक बताया था। प्रश्न कहता है डेलर्स आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया था? तो डेलर्स आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाया जाना चाहिए, बालक को शिक्षा की विभिन्न सुविधाओं में से चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बल दिया था। संविधान के अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। 2002 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? वह था 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता ये है, रोकने और निष्कासन का इसमें निषेध है, शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना का निषेध है, मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, सामान्य स्कूल प्रणाली की दिशा में प्रगति हो, मुक्त विद्यालय की सुविधाओं का भी विकास हो, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समता और समानता की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो माध्यमिक स्तर पर सभी ग्रामीण बालकों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, ये बात इसमें सही नहीं है। और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या किया जाएगा? विद्यालयों में कला एवं शिल्प कक्ष बनाए जाएंगे, स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, छात्र शिक्षक अनुपात 30 से 1 किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत फास्ट चल रहे हैं, यही अगर हमें टाइम मिल गया होता पेपर का, ठीक है, तो जुलाई में अगर एग्जाम होते तो अभी हम क्लासेस शुरू कर देते, तो हम 10-10 प्रश्न, 20-20 प्रश्न, 30-30 प्रश्न का कलेक्शन बहुत आराम से लेकर के आते और उनको डिटेल में समझते, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, बस अब फटाफट कवर करना है। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिए, 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक। इसके बाद 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामंजस्यपूर्ण और सफल विकास की डैश प्रदान करना है, तो सफल विकास की सुविधा प्रदान करना है। क्या करना है? सुविधा प्रदान करना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो। सर्व शिक्षा अभियान की संरचना किस स्तर पर होगी? गांव और ब्लॉक, समूह और स्कूल, इन सभी स्तर पर होगी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL में एक संशोधन है, सर्व शिक्षा अभियान की योजना का एक संशोधन है। SSA सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से निकाय शामिल है। गवर्निंग काउंसिल जो निकाय है यह इसमें शामिल है, इंक्लूड है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, इसमें रचनात्मक नियमित शिक्षण अधिगम को अनुकूलित करने वाला जो मूल्यांकन है वह होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है, क्या है? स्कूली पाठ्यक्रम सामग्री में कमी
और दूसरा, विद्यालय पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, रटने पर जोर नहीं है, आलोचनात्मक चिंतन पर बल नहीं है, इसलिए 1 और 2 दोनों ही इसमें राइट हो जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? संवैधानिक प्रावधान और मौलिक अधिकार, ये दोनों ही प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वह एनसीईआरटी है। डैट की स्थापना निम्न की संस्तुति से की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कहने से डैट की स्थापना की गई थी। ओके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न समय सीमा के भीतर में 10 वर्ष, क्या समय सीमा है? 10 वर्ष की जो समय सीमा है, इसके भीतर भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। एसएसए के शुभारंभ पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी, तो इसमें 75:25 वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी। वह निकाय जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, वह एनसीईआरटी हो जाएगा। डियर फ्रेंड, क्या हो जाएगा? वह एनसीईआरटी हो जाएगा। एनसीईआरटी को पहली बार 1983 में राज्य शिक्षा संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। प्रश्न कहता है, राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी जो निकाय है वह एससीईआरटी है। क्या है? एससीईआरटी है। एससीईआरटी का मुख्य कार्यक्षेत्र है अंग्रेजी, विज्ञान और गणित शिक्षा को बढ़ावा देना। किस पंचवर्षीय योजना के बाद एसएसए के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अवस्था 50:50 को साझा किया जाना चाहिए? वह है 11वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के बाद? 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, डैट का महत्वपूर्ण काम होता है प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण। प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण डैट स्थापित की गई थी प्रथम स्तरीय स्तर पर। प्रथम स्तरीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय सार्वभौमिकरण में निम्न लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है: पहुंच, प्रतिधारण और प्रगति। पहुंच, प्रतिधारण और प्रगति। किस आयोग के अनुसार? हंटर कमीशन। हंटर आयोग के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए, ऐसा हंटर कमीशन कहता है। इतनी बात क्लियर होती है। शिक्षा में राज्य और संघ के बीच समन्वय निम्न में से किसके द्वारा लाया जाता है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लाया जाता है, एमएचआरडी के द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 30 जून 2005 को किया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। बात ध्यान रखिएगा। किस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ? वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। किसकी अनुशंसा पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। ठीक है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। डियर फ्रेंड, क्या कहलाते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्राथमिक स्तर पर डैश शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करने के लिए एसएसए की मौजूद योजना के अतिरिक्त समर्थन के रूप में NPEGEL की शुरुआत की गई है। तो यह बालिकाओं के लिए, ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न, NPEGEL का पूरा नाम बताओ। इसका पूरा नाम है प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय योजना। NPST का पूरा नाम बताओ। NPST का पूरा नाम नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ये इसका पूरा नाम है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, है ना। निष्ठा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? निष्ठा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसके सहयोग से दीक्षा का शुभारंभ किया? इन्होंने गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग से दीक्षा का शुभारंभ किया। इतनी बात क्लियर। HRD मंत्रालय द्वारा सार्थक लॉन्च किया गया। सार्थक जो है वह 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन NMM किसके द्वारा लागू किया गया है? NCTE के द्वारा लागू किया गया है।
कौन सी एनसीईआरटी की घटक इकाई नहीं है? एनसीटी नहीं है, बाकी एनआईई, ईआरआईसी, सीआईटी ये सभी एनसीईआरटी की घटक इकाई के अंतर्गत आती हैं। कौन सा कार्यक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? 1 सेकंड होल्ड प्लीज। क्वेश्चन में यहाँ पे NCTE लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे है NCTE। ओके, अब ये प्रश्न क्या बनता है, कौन सा कार्यक्रम NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? बीटेक एड जो है ये NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली एक स्वायत्त संस्था है? तो वह NCTE है। क्या है? NCTE है। SCRT कब अस्तित्व में आया भाई? 5 जनवरी 1979 को, ठीक है। 1979 में SCRT अस्तित्व में आया। नैक प्रत्यायन मूल्यांकन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ये काम करती है। नैक का पूरा नाम नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, ये नैक का पूरा नाम है। SSA की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? शगुन पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ECCE को स्कूली शिक्षा का अनुवर्ती माना जाता है। क्या माना जाता है? स्कूली शिक्षा का अनुवर्ती माना जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। NIOS का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा का व्यवसायीकरण तब होता है जब मानविकी को दी जाने वाली प्रधानता कम हो जाती है और छात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है। NEP 1986 के अंतर्गत सरकार ने दूर दराज इलाकों में नवोदय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय खोले थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया? 6%। कितना? 6%। शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षक छात्र अनुपात को प्रबंधकीय अनुपात से कम नहीं किया जाता। NEP 2020 भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए तत्पर है। ग्रामीण विश्वविद्यालय की अवधारणा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले दी थी। ग्रामीण विश्वविद्यालय की अवधारणा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले दी थी। डेलर्स रिपोर्ट में वर्णित 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का आधार नहीं है? खुश रहना सीखना शिक्षा का आधार नहीं है। ओके, प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। NEP 2020 के मुख्य भाग 4 हैं और 2020 द्वारा प्रस्तुत नवीन जो शिक्षा संरचना जो नया पैटर्न है वो 5334 का पैटर्न है। 5334 का पैटर्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 नवंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। 28 नवंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य 50% निर्धारित किया गया है। कितना? 50% निर्धारित किया गया है। भारत में शिक्षा स्तर में गिरावट का कारक है। क्या है? अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन है। शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान है। शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या। तो ये क्या है? ये भारत में शिक्षा स्तर में गिरावट के कारण हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। परीक्षा सुधार का मुख्य लक्षण है विश्वसनीयता बढ़ाना, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ध्यान नहीं दिया जाता है उसमें समस्या निवारण, सृजनात्मक चिंतन, तर्क वितर्क ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में किस शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। NCERT की स्थापना 1961 में हुई। प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम है मिड डे मील। क्या है? मिड डे मील। किस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों और शिष्टाचार को समझने में मदद करना है? तो वह है पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा। पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा DPEP कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा का उद्देश्य है नेतृत्व क्षमता का विकास करना, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मध्यकाल में शिक्षा को
किन 2 स्तरों में विभाजित किया गया था? प्राथमिक एवं उच्च, इन 2 स्तरों में विभाजित किया गया था। एमफिल कोर्स बंद कर दिया जाना चाहिए, एनईपी 2020 के द्वारा ये बात कही गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कैसा? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, जब आप एक बालक को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, किंतु यदि एक बालक एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार को शिक्षित करते हैं। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई है। भारत सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने निष्ठा और दीक्षा, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। मूल्यांकन प्रणाली के संपूर्ण सुधार के लिए नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है, परख के माध्यम से। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सामने आया? 86वें संविधान संशोधन के तहत ये सामने आया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में हुई थी। जुलाई 2004 में हुई थी। भारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय NCTE है। डाइट की स्थापना की अनुशंसा किस पर आधारित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है। NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? इंडियन एजुकेशन रिव्यू हो गई, प्राथमिक शिक्षा, स्कूल साइंस, ये सभी NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका हैं। देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत कितना है? 18% है। कितना है? 18% है। लाइट बट टाइट, यह नियामक संरचना बनाई गई है NEP 2020 द्वारा। किसके द्वारा? NEP 2020 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक 50 घंटे का CPD प्रत्येक वर्ष करना उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना 1991 में हुई। कब हुई? 1991 में हुई। DEB का पूरा नाम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है। दूरस्थ शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जा सकता है नियोजक। क्या किया जा सकता है? नियोजक। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 300 मिलियन युवाओं तक पहुंचना था 2022 तक। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में SUPW को डैश के लिए एक अलग विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया, सामाजिक विकास के लिए। किसके लिए? सामाजिक विकास के लिए। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं? 4। कितने? 4। NIE, CIET, ERIC और RIES घटक हैं, NCERT के घटक हैं। वर्तमान में UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ 1987 में। पढ़े भारत बढ़े भारत, इसका मुख्य उद्देश्य है पढ़ने और लिखने की कुशलता के साथ गणितीय कुशलता में सुधार करना। ओके, इतनी बात क्लियर है। कितने दिनों बैगलेस डेज की बात NEP 2020 के 6.8 कक्षा 6 से 8 कक्षा के लिए की गई है? तो 10 दिन की, यानी कि 10 दिन तक बच्चे बैगलेस डेज यानी कि बिना बैग के विद्यालय आएंगे, यानी बस्ता रहित। NEP 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1988 में प्रारंभ हुआ। 1988 में प्रारंभ हुआ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई। NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। कौन सा है? भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। लर्निंग द ट्रेजर विद इन किस रिपोर्ट को कहा जाता है? डेलर्स रिपोर्ट को कहा जाता है। डेलर्स रिपोर्ट को कहा जाता है। RMSA का पूरा नाम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग है। NTA की स्थापना 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। और उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात जो है वह 26.3% है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन पेपर, बस ये लास्ट क्वेश्चन पेपर होगा और फिर इतना आपके लिए मटेरियल एनफ रहेगा। अगर आपने हमारे शॉर्ट नोट्स देखे होंगे जो हमने 11 बजे क्लास दी है और प्लस ये वीडियो देख करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर हल हो जाएगा, फिर चाहे कहीं से भी पूछ ले। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा कार्यक्रम NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? बीटेक एड, यही क्वेश्चन जो अभी 2023 में था वही 2024 में पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका थोड़ा सा आउट है और सेकंड उम्मीद है कि पूरा जो सिलेबस है जितना पढ़ाया गया है उसमें से आ जाएगा। उच्च शिक्षा को स्व-वित्त पोषित बनाए जाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस कमेटी के द्वारा पारित किया गया था? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 1990 में सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का
कहाँ आयोजन किया गया था? थाईलैंड में किया गया था। डेलर्स आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई? सीखना आंतरिक खजाना, इस नाम से प्रकाशित हुई। ये भी क्वेश्चन पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा है। डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी में शिक्षा के कितने स्तंभ होंगे? 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 में घोषित किया गया। डेलर्स आयोग के, ये तो देखिए जो अभी हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़े उसमें से भी क्वेश्चन इसमें है, देखिए, है ना। तो ये तो सब जितना सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पेपर पूछे गए हैं। और जो हम लोगों ने फर्स्ट पेपर पढ़ा है वो भी उससे पहले आप 2021, 22, 23 का क्वेश्चन पेपर देखिए, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सब सिलेबस पूरा जो पढ़ा है उसी के बेस पे है। 2024 का ये जो कल का जो आपका पेपर, आज का जो पेपर आपका आया, ठीक है, थोड़ा सा आउट है, कुछ क्वेश्चंस आउट हैं, बाकी तो सब सिलेबस पे ही बेस है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा? डेलर्स आयोग के सीखने के किस स्तंभ में व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया है? करना सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पर। आरएमएसए का कार्यक्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा। क्या था? माध्यमिक शिक्षा। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? मुदालियर कमीशन 1952-53 ने दिया था। ओके, अगला प्रश्न, आरएमएसए किस वर्ष 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2017 तक। 2020 में एमएचआरडी द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित राष्ट्रीय मिशन की जो है मांग, इसकी स्थापना की मांग की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। कितना? 50%। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर जोर दिया गया है? कक्षा 5 तक। किस क्लास तक? कक्षा 5 तक। 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वह केंद्र और राज्य सरकार का है। आरटीई एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं है, बच्चों के शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं है। आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया? समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया। भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या हैं? सक्षम शिक्षकों की चयन की समस्या है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई छोटी समयावधि की भी समस्या है, छात्र शिक्षकों की अक्षमता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एससीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1981 में। 1981 में। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के गुणात्मक सुधार के लिए की गई? एनसीईआरटी, ठीक है। नेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 1992 में संशोधन किया गया। शिक्षा के व्यवसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव है, क्या है? शिल्प अथवा विविध कार्यों का प्रबंध, माध्यमिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाएगा? स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखेगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करेगा, एक तय समय में पाठ्यक्रम पूरा भी करेगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? 2012 में किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? 7 अध्याय, 38 धाराएं, 1 अनुसूची है। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? 2030 तक। सारे पढ़े हुए क्वेश्चन इसमें पीछे आए थे। आरटीई 2009 का प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? तो ये मदरसे में, वैदिक पाठशाला में, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में आरटीई 2009 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। किस राज्य में देश के सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया। निष्ठा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निष्ठा योजना प्रारंभ की गई थी।
निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली एक स्वायत्त संस्था है? वह है एनसीईआरटी। नैक प्रत्यायन मूल्यांकन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है शिक्षा की, ठीक है, शिक्षा की जो है गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है। अगला प्रश्न कह रहा है नैक का पूरा नाम बताओ। नैक का पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? शगुन पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं? 5। कितने हैं सर? 5 हैं। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 300 मिलियन नवयुवकों तक पहुंचना था 2022 तक। एनईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक है। क्या है? कौन सा है? प्रथम राज्य कर्नाटक। एनईपी 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डीईबी का पूरा नाम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। सार्थक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 29 जुलाई 2020 को, सार्थक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग दी ट्रेजर विद इन किस रिपोर्ट को कहा जाता है? डेलर्स रिपोर्ट को। किस रिपोर्ट को कहा जाता है? डेलर्स रिपोर्ट को। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात 28.4% है, 28.4% है। राष्ट्रीय परामर्श दशा मिशन किसके द्वारा लागू किया गया? एनसीटीई के द्वारा लागू किया गया। एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं। एनआईओएस का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ठीक है। एनटीए की स्थापना जो है 2017 में हुई थी। शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाती है वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। भारत में यूजीसी द्वारा प्रकाशित सूची में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 56 है। क्या है? 56। 2020 के तहत जो नया पैटर्न है वह 5334 का है। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? 1976 में। कब लाया गया? 1976 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारत में शिक्षक शिक्षा की नियामक संस्था एनसीटीई है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न आरटीई 2009 के तहत निजी विद्यालय निर्बल समुदाय के बालकों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? 25%। कितने प्रतिशत? 25%। प्रशिक्षण तो सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों और पशु पक्षियों को दिया जाता है। शिक्षकों को तो शिक्षा दी जाती है। ये बात किलपैट्रिक ने कही है। किसने कही है? किलपैट्रिक ने। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित की जाने वाली संस्था परख है। कौन सी संस्था है? परख है। आरटीई 2009 शिक्षकों के लिए कितने कार्य घंटों का निर्देश देता है? 45 घंटों का। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? 6 से 14 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किसके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता देने का नियामक संस्था है? वह है यूजीसी। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1982 में। 1982 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। ठीक है, देखिए इसमें भी सन बहुत पूछे गए हैं। फिक्स डेट फैक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो आप लोग भी डेट याद करके जाइए, रट करके जाइए। बेमेल को बाहर कर दीजिए। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इसमें आपका जो राजस्थान है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सभी एक दूसरे से मैच करते हैं। अच्छा, एक रीज़न ये भी है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो अब आप कहेंगे सर ये कैसे, मतलब इनसे अलग हो गया। इनसे अलग इसलिए हो गया क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो भी दिल्ली में है। ठीक है, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है ये भी दिल्ली में है, और जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है इग्नू जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है, लेकिन जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय, ये जयपुर राजस्थान में है, इसलिए ये तीनों दिल्ली में है, ये जयपुर राजस्थान में है, इसलिए ये इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 NCFTE
किसके द्वारा तैयार किया गया था? NCTE के द्वारा तैयार किया गया था। जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी? शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ है विद्यार्थियों को उनके योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना। इतनी बात क्लियर है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना निम्नांकित में से किस उद्देश्य से की गई थी? तो यह शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः NCERT की है, NCERT की है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो वह अनुच्छेद 21A था। अनुच्छेद 21A। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी योजना नहीं चलाई गई? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नहीं चलाया गया। बाकी मिड डे मील, स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा, ये सारे छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए थे। विद्यालय में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मिड डे मील कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का व्यापक कार्य है पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचारों का विकास करना। भारत में NAAC का मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है वर्ष 2020 तक 100% माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना। कौन सिफारिश करता है कि UGC, NCERT, NIPH आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में सक्षम हो सकें? तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD द्वारा 2003 में शुरुआत की गई थी इंजीनियरिंग शिक्षा। क्या शुरुआत की गई थी? इंजीनियरिंग शिक्षा। किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया? 1987। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की उचित आयु 2 से 6 वर्ष है। RTE की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो धारा 24 है। कौन सी धारा है? धारा 24 है। निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का अध्यक्ष था? डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। डेलर्स रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का आधार नहीं है? खुश रहना सीखना शिक्षा का आधार नहीं है। परीक्षा में सुधार का मुख्य लक्ष्य है विश्वसनीयता बढ़ाना, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30 का। ठीक है। जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई? वह डाइट है। क्या है? डाइट। शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम किसकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक के लिए यह प्रदान किया जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी विशेष कक्ष में बालक का प्रवेश किस आधार पर प्रस्तावित है? बच्चों की क्षमता पर आधारित है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। नेप्टेल का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग है। ठीक है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2005 तक। 2005 तक। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा में व्यय करने का प्रस्ताव? 6%। कितना? 6%। त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कोठारी कमीशन आयोग ने। भारत में माध्यमिक स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964-66 द्वारा पारित हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी NCERT की घटक इकाई नहीं है? NCTE। तो इस तरीके से हमने 2023-24 के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए, एक्स्ट्रा MCQs कर लिया, चैप्टर वाइज कर लिए। ठीक है। और 11 बजे की क्लास जो हुई थी उसमें हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। तो इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब संभावना है पेपर यहीं से आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।